सो वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ गीत की वाणी। आपका स्वागत है एक बार फिर से दिल वालों के शहर दिल्ली में। एक्चुअल में मैं पिछले 7 दिन से यहाँ पर हूँ और मैं यही सोच रहा हूँ कि इसे दिल वालों का शहर दिल्ली क्यों बोलते हैं। और यही जानने के लिए आज मैं दिल वालों के शहर दिल्ली के दिल में यानी कि पुरानी दिल्ली के सदर बाज़ार में आया हूँ, जिसे कई लोग दिल्ली 6 के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं क्या कहता है दिल वालों के शहर दिल्ली का दिल। तो क्यों कहते हैं इसे दिल वालों की दिल्ली, जानने के लिए सदर बाजार के दुकानदारों से पूछते हैं। अच्छा मुझे बताओ, दिल वालों का शहर दिल्ली क्यों बोलते हैं इसको? आप सदर बाज़ार तो आ गए हो, ये दिल्ली का दिल है और इससे अच्छी मार्केट में जाना है तो उसके दिल में जाइए, पहाड़ी धीरज बाज़ार। सदर बाजार के दिल में? जी। अच्छा ऐसा भी कुछ है? जी हाँ। क्या पहाड़ी धीरज? पहाड़ी धीरज। धीरज धीरज। चलो पहाड़ी धीरज चलते हैं भाई। तो भाई दुकान तो काफ़ी आपकी पुरानी दिख रही है। हाँ, फिर साड़ी दिखाऊं आपको? साड़ी तो नहीं दिखाना है तो मुझे, एक्चुअल में सदर बाजार के बारे में जानकारी लेनी है। यहाँ पे जानकारी इस बाजार की परवीन जैन ही बता पाएगी आपको। प्रवीण जैन जी के पास जाके पता करो। सर देखो, सदर बाजार के लिए तो आप प्रवीण जैन जी हैं इलाके के। प्रवीण जैन सबकी जुबान पर एक ही नाम है। आखिरकार कौन है प्रवीण जैन? नेता है वो यहाँ के। बहुत बढ़िया है काम करने में उसमें, तो आप उनके पास लोग जाओ, एक प्रवीण मिनट में जैन जी की आपको तारीफ कर रहे हैं। एक बात बताओ मुझे, मतलब मैं हमारे एरियाज में भी नेता हैं यार, लेकिन लोग इतनी तारीफ नहीं करते। एक वो फ्लाईओवर वाला काम मुझे मालूम पड़ा उनका कि फ्लाईओवर बनवाया और ये सब, लेकिन उसके अलावा आपका क्या एक्सपीरियंस है उनके साथ? नहीं, एक्सपीरियंस उनका साथ तो बहुत अच्छा रहा। जैसे हमारा एक दफ़ा ना यहाँ, जैसे हमारी 2-3 दुकानें हैं तो यहाँ सीवर जो है ना वो बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर रहा था, पानी बह रहा था, लोग बागों को बहुत परेशानी हो रही थी। तो मैंने व्हाट्सएप डाल दिया था सीवर का और अपने बोर्ड का। तो अगले ही दिन उन्होंने अपने भेज दिए थे आदमी, उन्होंने सारा क्लीन कर दिया था, कचरा वचरा सब निकाल के एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास कर दिया था काम। मतलब फ़ोन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, खाली व्हाट्सएप के मैसेज से ही काम हो गया था। भाई ऐसे नेता अगर देश में हो ना तो मतलब देश पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत बढ़िया तो मतलब अभी तो मैंने सुना कि कोई रैली वैली में है वो नहीं, इजीली अप्रोचेबल है। आप उनको कॉल करें या उनको मैसेज करें, तो अगर मान लो वो रैली में भी हैं तो आपको टाइम देंगे कि जी आप रैली के बाद जो भी पर्टिकुलर टाइम है उसके बाद पहले या बाद में वो जरूर टाइम देंगे। भैया साड़ी तो ले जाओ भाभी के लिए। साड़ी ले जाऊंगा पक्का, ठीक है, आके ओके। काम हो जाए। प्रवीण जी से मिलने के लिए मैं शामिल हुआ एक चुनावी रैली में, जहां पर मेरी मुलाकात हुई प्रवीण जी से और रैली के बाद उन्होंने मुझे टाइम भी दिया। सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि इतने व्यस्ततम समय में भी आपने मुझे टाइम दिया। तो मैं समझ सकता हूँ इतना चुनाव पास में ही है तो रैलियाँ हैं सब है, लेकिन उसके बावजूद आपने मुझे टाइम दिया। यही दर्शाता है कि आप आम आदमी के लिए कितने अप्रोचेबल हैं और आम जनता आपसे इतना प्यार क्यों करती है। जब भी मैं किसी भी दुकानदार के पास या किसी के पास भी जाता हूँ ना, तब सब मुझे यही बोलते हैं कि आपको सदर बाज़ार के बारे में पूछना है, आप प्रवीण जी के पास जाइए। तो एक क्वेश्चन के साथ में चल रहा हूँ जो है कि दिल वालों के शहर दिल्ली, ये जो आज टैगलाइन चल रही है पूरी, इसे दिल वालों के शहर दिल्ली क्यों बोलते हैं? देखिए ऐसा है कि दिल्ली तो बहुत पुरानी है और 9 बार इस दिल्ली को उजाड़ा गया और उसके बाद अंग्रेज़ों का राज आया। तो अंग्रेज़ों की राजधानी जब वो हिंदुस्तान पर राज करते थे तो कलकत्ता थी। सन 1911 में उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। उस समय दिल्ली में बहुत सारे गांव थे। शहर के नाम से चांदनी चौक को शहर कहा जाता था। अच्छा। और बाकी के एरिया को आज भी अगर पुराने बुजुर्ग हैं यहाँ के रहने वाले सदर बाजार पहाड़ी धीरज के, वो आज भी कहेंगे हम शहर जा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि ये गांव सा माहौल था उसके उस समय में। और धीरे धीरे दिल्ली बढ़ती चली गई और बढ़ती चली गई तो विभिन्न राज्यों से लोग आकर इसमें बसने लगे। क्या वो यूपी से, क्या बिहार से, क्या तमिलनाडु से, क्या कर्नाटक से, क्या आसाम से, क्या नॉर्थ ईस्ट तक से यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। तो इसका समावेश जो है
दिल्ली ने अपने अंदर किया, इसलिए इसको दिल वालों की तो दिल्ली ऐसा कहा बोल सकते हैं कि दिल्ली का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए इन लोगों का समावेश हुआ और इसलिए दिल वालों की दिल्ली बोलते जी हैं हाँ इसे। जी हाँ। अभी जब हम लोग सदर बाज़ार की बात करते हैं, मैं 7वां दिन है आज मेरा ये दिल्ली में, और मैंने यही अभी तक महसूस किया कि किसी को भी पूछो कि एक्चुअल दिल्ली देखना हो तो कहाँ जाना चाहिए, तो सब लोग बोलते हैं या तो आप चांदनी चौक चल जाओ या सदर बाज़ार चल जाओ। सदर बाज़ार के बारे में कुछ बताइए। देखिए, सदर बाज़ार जो है वो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। अच्छा। सदर बाज़ार में आप सुई से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ ले सकते हैं, और इस सदर बाज़ार में पूरी दिल्ली से खरीदारी करने के लिए महिला और पुरुष आते हैं। सदर बाज़ार में मिक्स आबादी रहती है, यानी कि विभिन्न वर्गों के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, और सभी लोग भाईचारे से रहते हैं। यहाँ कभी भाईचारे में कमी नहीं आई। मैं आपको बताऊँ, यह जो वार्ड है जहाँ से हम चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ 16,000 मुस्लिम वोट हैं, 16,000। लेकिन उसके बावजूद भी उन मुस्लिम कम्युनिटी में हमें वोट मिलता है। क्या कहीं भी मिले या नहीं मिले, लेकिन हमारे सदर बाज़ार में मुस्लिम कम्युनिटी हमें वोट देती है। और किस वजह से? कि प्यार की वजह से। हम उन्हें प्यार देते हैं, वो हमें प्यार देते हैं। पिछले काफ़ी वर्षों पहले विकास बहुत कम हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब से हम भारतीय जनता पार्टी यहाँ सदर बाज़ार में आई है, तो यहाँ जितने भी हमारे जीते हुए निगम पार्षद रहे हैं, उन्होंने अनेकों विकास के काम किए। जैसे कि आज़ाद मार्केट यहाँ सदर बाज़ार के बिल्कुल पास है, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका, 2-2 घंटे जाम रहता था। और जब 2008 में मैं निगम पार्षद बना, तो हमने प्लान किया और 2008 में इस पुल की शुरुआत की। उसके बाद पिंकी जी निगम पार्षद बनी। अरे वाह। वो पुल आगे बढ़ा। उसके बाद एक और अन्य व्यक्ति यहाँ से पार्षद बने, तो वो 15 साल में इस पुल को पूरा हमने किया, 12 साल में। तो यहाँ बहुत सारी समस्याएं थी, जिनको कि हमने धीरे 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 करके दूर किया। वही मैं एक्चुअल में नेक्स्ट आपसे पूछने वाला था कि जैसे मैं आपके कार्यालय में आया तो मुझे एक पोस्टर दिया गया, मैं आपको बताता हूँ। तो ये पोस्टर है वो, और इसमें जब मैंने पढ़ा इसको पूरा, तब मैंने यही देखा कि आप लोग की एक लॉन्ग लेगेसी रही है सोशल वर्किंग में, कि आपके दादाजी भी सोशल वर्कर थे, फिर आपने उन्हें वो लेगेसी को आगे बढ़ाया अपनी जिम्मेदारी समझ के। तो तब से लेके आज तक जो काम रहे हैं सोशल वर्किंग में, उनके बारे में अगर थोड़ा सा जानकारी मिले। देखो, ऐसा है कि मैं किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ। हाँ। BSc जनरल मैंने किया है साइंस में। उस समय मैं कॉलेज में जब था, तो मैं यूनियन का सेक्रेटरी रहा हूँ, मैं NSS का प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं ड्रामेटिक क्लब का सेक्रेटरी रहा हूँ। तो तभी से छात्रों की जो समस्याएं थी, उस सब समय से ही मैंने उन समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। किसी को लाइब्रेरी कार्ड की प्रॉब्लम थी, या और छोटी छोटी छात्रों को प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें मेरी दिलचस्पी रही। उसके बाद हम रोजी रोटी के चक्कर में रहे, लेकिन मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संघ का सदस्य हूँ। संघ में मेरा प्रवेश हुआ, और वहाँ से मैंने संस्कार सीखे, संघ संस्कार सिखाता है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में मेरा प्रवेश हुआ। भारतीय जनता पार्टी में मैंने काम किया, पहले चुनाव में काम किया, उसके बाद फिर मुझे जिम्मेदारी दी गई। जिम्मेदारी मंत्री के रूप, महामंत्री के रूप में 4 बार में महामंत्री यहाँ रहा। और सामाजिक काम करने की दिलचस्पी, पारिवारिक पृष्ठभूमि जो रही, उसी में ही हमेशा हमारी रही है। और इसी नाते, क्योंकि हम यहीं पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, और लोगों से आपस में तालमेल बड़ा अच्छा है, तो जो गरीब लोग रहते हैं या जो अन्य लोग रहते हैं, उनकी समस्याओं को हल करने का हमारा शौक। मेरा काम मेडिकल इक्विपमेंट का है, तो मेरा जो है वो डॉक्टर से भी संबंध रहता है। अच्छा। तो किसी को अस्पताल में दिखाना है, किसी का इलाज कराना है, तो वो भी जो है मैं इसके साथ साथ अपने व्यापार के साथ साथ ये काम भी मैं करता रहा था। तो धीरे धीरे लोगों ने मुझे स्वीकार करना शुरू किया, मेरी बात को मानना शुरू किया, और पार्टी ने सब देखते हुए 2007 में मुझे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया, और लोगों ने अपने प्यार की वजह से उस समय मुझे जिताया। मुझे एक्चुअल में विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इतने बड़े नेता के सामने बैठा हूँ, नहीं, क्योंकि मैं सीधी बात बताता हूँ, मैं नॉर्मल सा एक ब्लॉग के चक्कर में मार्केट में घूम रहा था, सबने आपका नाम लिया,
और सबने ये भी बोला बड़े हम्बल आदमी हैं, आप उनसे एक बार जाके सदर बाज़ार के सिर्फ एक बार बात करोगे ना तो आपको टाइम भी देंगे और बड़े प्रेम से आपसे मिलेंगे। पिंकी जी और प्रवीण जी से जब मैंने पूछा कि सदर बाजार की ऐसी कौन सी समस्याएं थी और कौन सी समस्याएं हैं जो वो चुनाव जीतकर हल करना चाहेंगे, तो उनका जवाब आप सुन लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पेंशन की समस्या है, लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, जो कि हम अपने 10 साल में बांटते थे। वो पेंशन केजरीवाल जी ने बंद कर दी थी। अच्छा। वो हम अब अपने जीत के आएंगे तो वो अपनी महिलाओं को, हम विधवा पेंशन थी जो 60 साल से ऊपर की पेंशन थी, वो सभी को हम प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करें। जब मैं 2012 से 17 के बीच में थी, हमने पॉली क्लिनिक बनवाया था, उसका उद्घाटन भी किया था। वो हमने ये इसीलिए बनवाया था कि यहाँ आसपास कोई ऐसा पॉली क्लिनिक नहीं था जहाँ ये हमारे मोमडन्स हैं, जो गरीब लोग हैं, वहाँ जाके उनको पूरा प्रोवाइड होता था। हम उसमें अब कोशिश करेंगे जितनी भी आगे डेवलपमेंट हो जाए, वहाँ अल्ट्रासाउंड की मशीन लग जाए, एक्सरे की मशीन लग जाए, ये सब हम कोशिश करेंगे जो उन्हें अच्छा से अच्छा मिल सके, जो उन्हें भी लगे कि हमें कुछ सहायता मिल रही है, ये सब हम कोशिश करेंगे। वहाँ हमने डॉक्टर्स भी बिठाए थे, दवाइयाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे, तो वो हम सब ये दोबारा मतलब जो भी नहीं होगा वो करेंगे। यहाँ सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। पार्किंग की है, आपने तो देखा मैं होगा। समझ सकता हूँ। तो मैंने अपने समय में ही, जब मैं जोन का चेयरमैन था, यहाँ पर एक स्लाटर हाउस था, बूचड़ खाना, 7 एकड़ वो जगह है। वो बूचड़ खाना यहाँ से शिफ्ट हो गया गाजीपुर, वो जगह खाली हो गई, तो मैंने वहाँ टेम्परेरी पार्किंग बनवा दी। उस समय से ही मेरा प्रपोजल था कि भाई यहाँ पर जो है मल्टी लेवल पार्किंग बने। अभी 2 साल पहले कोरोना काल हो गया, उससे पहले जो है यहाँ ये मेट्रो का प्रपोजल आया कि, और वो प्रपोजल भी हमने दिलवाया क्योंकि सदर बाज़ार में मेट्रो कहीं नहीं है, लोगों को बड़ी कठिनाई होती है। तो वो मेट्रो का प्रपोजल पास कराकर अब उस स्लाटर हाउस की जगह मेट्रो भी आ रही है और 3200 गाड़ियों की पार्किंग भी बन रही है। अच्छा। तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी वहाँ बनेगा, 7 एकड़ जगह है। अब हमारा जो प्लान है आगे का कि वो प्रोजेक्ट कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा हो ताकि उसका क्षेत्रवासियों को लाभ मिल सके। एक बात तो ये होगी। दूसरी, यहाँ जो बुनियादी चीज़ें हैं, माना साफ सफाई है, माना ये सड़कों की टूट फूट है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये सब बुनियादी चीज़ें हैं, ये टॉयलेट्स हैं, इन सबको रख रखाव बढ़िया तरीके से कराना ताकि लोगों को, आम लोगों को राहत मिल सके। यहाँ बहुत सी जगह हमने देखा कि लाइट नहीं है और दूसरी पार्टी के जो एमएलए हैं वो कुछ काम नहीं करते हैं। तो ये सब हमने प्लान कर रखा है कि हमें आगे क्या करना है क्षेत्र की जनता के लिए और क्षेत्र की जनता की भलाई। सीधे शब्दों में अगर पूछा जाए कि जो नॉर्मल एक आम आदमी का एक जो प्रश्न होता है कि हम आपको वोट क्यों दें। आपने बहुत बड़े सवाल किया। भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 वर्षों से यहाँ निगम में है। हाँ। उसमें से 10 साल हम थे, तो हम अपने काम के आधार पर वोट मांगेंगे, ना कि किसी धर्म के नाम पर, किसी जाति विशेष के नाम पर, वो नहीं मांगेंगे। हम जनता से ये कह रहे हैं कि हमने अगर काम किया है और आपको लगता है कि हमने काम किया है तो आपके वोट के हकदार हम। तो सर थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए टाइम निकाला। आगे के चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मैं जब भी नेक्स्ट टाइम दिल्ली आऊँगा डेफिनेटली मैं यही देखना चाहूँगा कि और परिवर्तन हो गया सदर बाज़ार में। थैंक यू सो मच फॉर। आप अगली बार आएँ तो हमारे यहाँ आएँ, हम आपको दिल्ली के जो स्वादिष्ट व्यंजन हैं हाँ, वो खिलाएंगे। थैंक यू सो मच, मेरा सौभाग्य है। प्रवीण जी से मिलने के बाद मुझे पुराने गाने की एक लाइन याद आती है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं ख़त्म। और आज प्रवीण जी ने हमें बताया कि इसे दिल वालों का शहर दिल्ली क्यों बोलते हैं, और उनसे मिलकर ये पता चला कि वो एक सच्चे दिल वाले हैं और अपने समाज के लिए कितना सोचते हैं। मिलते हैं दिल्ली के अगले ब्लॉग में, जहाँ पर हम दिल्ली के बारे में और बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सी यू, सायोनारा।